नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के एसके झा सर बुक का जो है सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले ऑलरेडी आपको जो है क्लास आपको 4 तक अपलोड कर दिया गया है और आपके अलग से आपके साइंस भी आपके चलाए जा रहे हैं स्पेशल आपके बीएसएससी के लिए। जो नए कैंडिडेट हैं फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और जो भी क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इन सभी को आप लोग जो है निश्चित रूप से लगाए, डेफिनेटली आपके परफॉर्मेंस आपके अच्छे होंगे। तो आइए आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो एसके झा सर का बुक आपका जो है वॉल्यूम आपका 2 आपका लॉन्च किया गया है, इसका सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी अगर आपने वॉल्यूम 1 को नहीं लगाया हुआ है तो इसको हम जो है रिवीजन के तौर पर आपको लगवाएंगे। जो नए कैंडिडेट है वो लोग आराम से इस पूरा बुक को फिर से लगा लेना। क्वेश्चन का लेवल आपका काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है, जो कि बीएसएससी के एग्जाम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आइए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पाएंगे कि सेट नंबर आपका जो है 5 आज के सेशन में आपका जो है कवर आपका होगा। तो आज का पहला प्रश्न हमारा देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी, ये हमें पूछा जा रहा है। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है और जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है कॉन्फिडेंस के साथ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे करके बताते चलेंगे। तो बताइए हमारा यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा पहला का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करेंगे आप लोग कि 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी, ये हमें पूछा जा रहा है। ये आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि इसकी स्थापना 1917 में जो है मद्रास के जो है अडियार में हुई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो है भारतीय महिला संस्थान की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था और ये जो है आपका मद्रास में आपके हुए थे। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा नेक्स्ट में दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आइए हम लोग इसको जो है मैच करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि हमारा दिया गया है 1700 आपका 75 आपको दिया गया। अच्छा, 1775 को आप किससे रिलेट करोगे, तो साथियों वारेन हेस्टिंग जो आपका जो है हुआ था, वारेन हेस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग जो आपका हुआ था सलवाई की संधि, इसकी अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1700 आपका जो है आपका 75 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऑप्शन आपको कहीं पर भी जो है आपको नहीं दिया गया। एग्जैक्ट अगर हम बात करें जो आपका पॉइंट वाइज आपका होता है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका जो है मैच आपका नहीं कर रहा है। इसके अलावा अच्छा अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जैसा कि आप देख पाएंगे कि 1800 आपका 75 दिया गया है। इसके अलावा जो है आप 1875 के बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए कूट आपके सामने है, एक भी दो को आप अगर मिला पा रहे हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 1800 जो आपका 75 आपका चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा द्वितीय आपका जो आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ आपका चला जाएगा। तो इससे आप लोग यहाँ पर इसको रिलेट करना। इसके अलावा साथियों अगर हम देखें तो हमारा दिया गया 1780 आपको दिया गया। अच्छा, तो 1780 के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो द्वितीय जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध आपका हुआ था ये आपका कहाँ पर, सॉरी एक देखिए यहाँ पर आपका इसके साथ आपका आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि आपका बी में जो आपको दिया गया है 1800 आपका जो है 80 आपको दिया गया, ये आपका प्रथम जो है आंग्ल आपका युद्ध के समय आपका चला जाएगा, ये आपका साथियों बी के साथ आपका जाएगा। और ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पर सी की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी में आपको दिया गया है 1824 आपको दिया गया। अच्छा, 1824 को किससे रिलेट करेंगे, तो ये आपका प्रथम जो है आपका आंग्ल बर्मा युद्ध के साथ आपका चला जाएगा, ए के साथ जाएगा। और इसके अलावा लास्ट वाला जो आपको 1300 आपको 38 दिया गया है ये हमारा चला जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय आपका चला जाएगा। इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लेना अच्छे तरीका से। इस प्रकार से आपको जो है कूट को भी आपको मैच कर लेना, ठीक है। तो कन्फ्यूजन आपका जरूर आपका क्रिएट हुआ था, आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से इसको जो है मिला करके और नोट डाउन भी आप सभी लोगों को कर लेना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा अगला में दिया गया है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए इसका मुख्य कारण था आपका कि जो है आपका अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में नरम पंथियों में विश्वास का अभाव था, यही इसका मुख्य कारण था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में आपका रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग कि जो आपका मोपला विद्रोह हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि बेललजी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वह जो है ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु परिशिक्षित करना चाहता था। और इन्हीं कारण से क्या है कि 1800 ईस्वी में जो है तत्कालीन वेलेल्जी के द्वारा जो है विलियम फोर्ट स्थान पर जो है कॉलेज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका तात्या टोबे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। बोला जा रहा है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए सिपाही विद्रोह के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो आपका सिपाही विद्रोह आपका हुआ था, ये अगर आपको पूछा जाता है कि कब आपका हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1857 में जो है सिपाही विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़िए। ऑप्शन हमारा यहाँ पर आपको दिया गया है, पुर्तगालियों ने दिया गया आपका कि 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। तो जो कि बिल्कुल आपका फ्रेंड्स गलत दिया गया है। पुर्तगालियों ने जो है 1510 में जो है गोवा पर कब्जा किया था, जिनको कि पुनः भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा 1961 में जो है गोवा को भारत में जो है मिलाया गया था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा 1510 होना चाहिए था, यहाँ पर आपका दिया गया है 1499, जो कि यहाँ पर आपका गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये औसत आपका है। इसके अलावा जो भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है इसको पढ़िए। अंग्रेजों अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में दिया गया है कि मछलीपट्टनम में ले गए, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला में हमारा दिया गया है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में ओडिशा में पहला कारखाना लगाया था, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। इसके अलावा देख पाएंगे कि आपको दिया गया है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1446 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। ये सभी स्टेटमेंट फ्रेंड्स आपका राइट दिया गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा गलत दिया गया है। तो पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर कब कब्जा किया था, तो 1510 में किया था। डेट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है अगला में दिया गया है कि मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था? मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के लिए किया जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए आपका सेट नंबर 5 आपका जो है ग्रुप पर आपको भेज दिया गया था, कल परसों ही आपको भेज दिया गया था, लेकिन ये क्लास आपका स्टॉप था क्योंकि साइंस को भी खींचना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। आप सभी लोग उसको जा करके जो है रिवीजन कर लेना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि दिया गया है कि मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था, ये हमें पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा मराठों के। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमंत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सभी लोगों को एसकेज है या फिर किसी भी बुक का, जितने भी मार्केट में आपका कार्यरत आपका बुक है, या फिर रिसेंटली अगर डीएलएड का आपका प्रीवियस पेपर प्लस आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, या फिर बीएसएससी बिहार पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा जो भी आपका रिसेंटली भी आपका पेपर आपके होना है, इन सभी को लेकर के अगर आप प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो आप सभी लोगों को इस नंबर पर आपको एसएमएस कर देना है, जिसमें कि आपके सभी प्रकार के आपका जो ऑफलाइन या ऑनलाइन पटना में कार्यरत सभी संस्थान का ऑफलाइन ऑनलाइन आपका टेस्ट सीरीज का आपका सारा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग बुक जैसे किरण पब्लिकेशन या द प्लेटफॉर्म आपका हो गया, एसकेजा हो गया, खान सर हो गया, नैनो पब्लिकेशन हो गया, इसके अलावा जो भी आपका स्पार्क यूनिक, इन सभी का क्वेश्चन पेपर, साथ ही एलपी टेक्नीशियन, सभी आपका जो है ग्रुप पर आपको चलाया जा रहा है एक व्यवस्थित तरीका से। तो आप सभी लोग जो है इस नंबर पर एसएमएस करके आप सभी लोग जो है जुड़ जाए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। और देखिए एक आपका जो है पब्लिक लिंक भी आपको डाला गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आप लोग जो है पीडीएफ को अचीव कर पाएंगे। तो वहां से भी आप लोग जुड़ जाना, लगातार आपको अपडेट वगैरह जो भी आता है तो उस टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो कंटिन्यू आप लोग जो है बने रहें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। अगला यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। जैसा कि हमारा देख पाएंगे कि पहला हमारा स्टेटमेंट है, दिया गया है कि बंदा बहादुर को गुरु तेज बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। अब आपको बताना है ये सही कहा जा रहा है या फिर आपका गलत कहा जा रहा है। तो ये तो भाई आपका गलत कहा जा रहा है, इसको आप लोग स्किप करेंगे। अगला में हमारा दिया गया है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु राम जो है आपका गुरु रामदास के पश्चात बने थे। बिल्कुल आपका साथियों करेक्ट है, तो 2 हमारा यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उसकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 और 3 आपका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट वाला दिया गया है और यहाँ पर देखिए आपको जो है विचार आपको करना है। जैसा कि आप देख पाएंगे कि हमारा जो है विद्वान और साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो जैसा कि आपको दिया गया पहला स्टेटमेंट में पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो आपको कहा जा रहा है कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत आपको दिया गया है। आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। फ्रेंड्स ये भी आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। बिल्कुल आपका यहाँ पर एक्यूरेट आंसर आपका है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला में हमारा दिया गया है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था। बताइए आप लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ताम्रलिपि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है तमिलनाडु के अंतर्गत अवस्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों में पाया जाता है। इंपोर्टेंट है ये, अगर देखेंगे आप लोग तो भारत में जो है उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र जिसे हम लोग पर्णपाती वन कहते हैं, ये सबसे जो है बड़े भूभाग में फैला हुआ है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण आपको वन दिया गया, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आपका जो है वन आपके होने चाहिए। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक जो है क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो जैसा कि आप देख पाएंगे सहायक नदी दिया गया है और आपका मुख्य आपको नदी दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। ये सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पाएंगे कि मानस जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया, और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है प्रश्न साथियों, यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो मध्यम ताप और जो है मध्यम वर्षा ये आपके आवश्यक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिए कई बार आपका पूछा जाता है कि गेहूं के लिए जो है कितना टेम्परेचर का होना आवश्यक होता है। तो देखिए ध्यान रखेंगे 10 डिग्री से लगभग आपका 25 डिग्री सेल्सियस जो है गेहूं के लिए टेम्परेचर होना आपका आवश्यक है, और लगभग आपका जो है 75 सेंटीमीटर जो है यानी कि सेमी वर्षा होना ये आपका आवश्यक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात। तो देखिए दोस्तों लिंगानुपात क्या हो जा रहा है, तो आपका जो है घटता बढ़ता रहता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस का एक भाग है। तो देखिए गांधी सागर बांध जो है आपका ये चंबल परियोजना का एक भाग है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि गांधी सागर बांध का जो है निर्माण कब कराया गया था,
तो 1960 में जो है 1960 में इसका निर्माण कराया गया था। डेट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि क्वार्ज कयांतरित होता है। तो देखिए क्वार्जेट जो आपका क्वार्जाइट जो आपका होता है क्वार्ज, ये किसका कयांतरित होता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वार्ज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है बलुआ पत्थर का जो है और रूपांतरित आपका भाग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि जो आपका चूना पत्थर होता है, ये किसका जो है आपका कयांतरित भाग होता है, तो ये संगमरमर का आपका होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि जो आपका सेल होता है, एक आपका सेल होता है, ये अगर आपको पूछा जाता है कि किसका रूपांतरित भाग होता है तो नोट डाउन करेंगे, ये आपका स्लेट का आपका होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेल। एक आपका कोयला होता है, तो कोयला साथियों आपका ग्रेफाइट का होता है। एक आपका ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट आपका नीस का होता है। एक आपका बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट जो होता है आपका एम्प्लीबोलाइट का होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, इतने फैक्ट को यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लोग बैक करके थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा दिया गया है कि क्वार्जाइट कयांतरित होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे क्वार्जाइट जो हमारा होता है ये आपके बलुआ पत्थर से होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा तारा है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से अगला में दिया गया है, कहा जा रहा है कि विली क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैंने आपको कराया है प्रीवियस पेपर में। ध्यान रखेंगे बिली क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है इसे कहा जाता है बिली। ध्यान रखेंगे आप लोग, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बिली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। यह है, तो देखिए ये आपको पूछा जा रहा है कि ये आपका है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 से लेकर के अनुच्छेद आपका 18 तक, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। और मूल रूप से अगर देखा जाए तो 6 जो हमारा मौलिक अधिकार है यह आर्टिकल आपके 19 के अंतर्गत आपका वर्णित है। और टोटल अगर देखा जाए तो आर्टिकल आपका 12 से लेकर के आपका जो है 45 तक, आपका 12 से लेकर के आपका 35 तक टोटल आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये प्रश्न में दिया गया है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया। ये कहाँ से कहाँ तक, तो 14 से लेकर के 18 तक। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 73वां संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रचना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कई बार ये सभी क्वेश्चन आपका रिवील हो चुका है। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला था और सर्वप्रथम संवैधानिक स्वरूप मिलने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में राजस्थान में सर्वप्रथम लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का कहा जा रहा है कि अभिरक्षक यानी कि अस्टेडियन है, ये आपको नंबर बताना है। तो अभिरक्षक की अगर हम बात करेंगे तो भारत का उच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये देखिए शासन प्रणाली की जो संरचना होता है पंचायती राज व्यवस्था, ये आपका त्रिस्तरीय होता है। ग्राम पंचायत आपके होते हैं, पंचायत समिति होते हैं और आपके जिला परिषद होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें और ध्यान रखेंगे कि राज्य सूची का ये आपका पंचायती राज जो व्यवस्था है ये आपके राज्य सूची का विषय होते हैं। आइए हम लोग अब क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या होती है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो साथियों आपका हो जाएगा ग्राम
खंड और आपका जो है फिर खंड आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग प्रखंड लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो पंचायत समिति होता है। फिर आपका जिला अधिकारी होता है, और जो कि आपका त्रिस्तरीय होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस बुक में मुझे लगता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपका अच्छा खासा आपको दिया गया है, और क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है आपका ये आपका ठीक ठाक दिया गया है। इतना इस प्रकार से अगर कवर करते हैं तो बीएसएससी के अंतर्गत आपके क्वेश्चन छूटने के चांसेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे लो लेवल के ही क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस लेवल से अगर तैयारी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, इसलिए वॉल्यूम 1 को भी हम आपको जो है कवर कराएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि स्थानीय शासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय शासन की सर्वोत्तम जो है आपका व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, ये हमें पूछा जा रहा है। जो है आपका वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, तो राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग रिपीट कर करके इन सभी प्रश्नों को जो है प्रिपेयर रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधेयक प्रावधान है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपके 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका है, और आप लोग याद रखेंगे कि जो 10वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया है ये 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स दिया गया है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5वीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो ये देखिए आपका जो है आर्टिकल 112 के तहत आपका दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य की समेकित निधि से दिया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारत्व माना गया है। तो साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात कर ले तो 1992 से आपका जो है 1990 आपका 7 हो जाएगा, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए और जो है आपका भारतीय जनता पार्टी चुनी गई थी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आपका होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनी गई थी। तो साथ ही याद रखेंगे आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों अगला। और देखिए ये जो आपका आपातकाल लगा था ये आपका 1970 आपका 5 में लगा था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था। और अभी तक टोटल अगर देखा जाए तो भारत में 3 बार जो है आपातकाल की घोषणा किया गया है। डेट आपका पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1961 में भारत और चाइना से युद्ध के समय लगा था। पुनः जो है पाकिस्तान और भारत के युद्ध के समय जो है 1971 में आपका लगा था। और इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में लगा था, जो कि आंतरिक अशांति के कारण से लगा था। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, तो देखेंगे तो प्रश्न हमारा दिया गया है कि डैश भारत में सभी औद्योगिक उत्पादकों के लिए गुणवत्ता का चिन्ह है। सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का चिन्ह क्या है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपका ISI आपका होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग आपका 74.04% है, 74.04%, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और देखेंगे तो जैसे कि आपको पूछा जाता है कि केरल में जो है सबसे अधिक साक्षरता दर जो है 2011 के अकॉर्डिंग आपका पाया गया है। तो केरल का साक्षरता दर कितना है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग
ध्यान रखिएगा आप लोग कि केरल का जो साक्षरता दर है ये आपका लगभग 90, ये लगभग आपका जो है 90 आपका 3.91 आपका परसेंट जो है ये केरल का आपका साक्षरता दर है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच बीच किस तरह का संबंध होता है। तो ये आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश से है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि ब्रज प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए ब्रज प्रहार जो है फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये भारत और अमेरिका के द्वारा जो है बीच मतलब किए जाने वाले थल सेना का जो अभ्यास है इसे हम लोग कहते हैं ब्रज प्रहार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है कि शुक्रयान 1 को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये देखिए आपके 2024 तक रखा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। करेंट वाला जो भी आपके क्वेश्चन सेट पैटर्न पर दिया गया है इसको आप लोग जो है अच्छी तरीक़ा से याद रखना है। 2026 वाला आपको बताना है कि ये कहाँ पर आपका जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आपका होगा। तो ये फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो है अपने भारत में होने वाला है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद ने CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से डैश तक बढ़ाने के संबंध में कानून पारित किया है। तो रिसेंटली आप देखेंगे तो 31 से आपका 34 करने को लेकर के कानून पारित किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए आपका जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि को लेकर के जो है आर्टिकल आपका 214 के ए में इसका जो है वर्णन आपका किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो है किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्रवित मूल भाषा में नहीं है। तो देखिए मूल भाषा में कौन सा नहीं है बताइए आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए मूल भाषा में अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो ये हमारा मराठी आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए भारतीय संविधान में टोटल जो है 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, जिसकी की चर्चा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि कौन सी पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है। तो ये देखिए जो है आनंद मठ को मानी जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिजी की राजधानी कौन सी है। पड़ोसी देश वाला आप सभी लोग जो है या फिर आउट ऑफ कंट्री का रिलेटेड आपका जो भी आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया या फिर सेट पैटर्न पर आपको दिया गया है, इसको आप लोग अभी से इसको प्रिपेयर कर लेना। तो देखिए फिजी की कैपिटल क्या है ये आपको पूछा जा रहा है। तो फिजी की कैपिटल साथियों आपका सुबा आपका होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए आपको दिया गया है पोर्ट लुई आपको दिया गया। अच्छा पोर्ट लुई जो है आपका किसका कैपिटल है, तो ये आपका मॉरिशस का कैपिटल पोर्ट लुई आपका है। किंगस्टन आपको दिया गया फ्रेंड्स, किंगस्टन जो है आपका ये जमैका की कैपिटल है। इसके अलावा आपका जो है पारामानरिबो दिया गया है, और ये जो आपका है ये आपका सूरीनाम की कैपिटल आपका पारा आपका जो है नाम रिबो आपका है। तो इस प्रकार से इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि रियाल मुद्रा है, किस देश की मुद्रा रियाल है। तो सिंपल है आपका सऊदी अरब का मुद्रा आपका क्या है रियाल है। अगला क्वेश्चन है कि दबाव गुना क्षेत्रफल ये क्या होता है। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछा गया है। तो थ्रस्ट का जो आपका फॉर्मूला होता है दबाव गुना क्षेत्र होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है एक ध्वनि की तरंग 50 हर्ज है और इसकी तरंग देर 4 मीटर है। तो बोला जा रहा है कि 3 सेकेंड में ध्वनि तरंग द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, ये हमें पूछा जा रहा है। न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, सॉल्व कीजिए और बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए साथियों तो सबसे पहले इसका हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका यहाँ पर ऐसा करो आप लोग कि इसका जो है सबसे पहले हम लोग तरंग वेग को इसका निकाल लेते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना है, ठीक है। तो इसका देखिए वेलोसिटी अगर आप लोग निकालेंगे मतलब आप वेग को अगर निकालेंगे तो आवृत्ति गुना आपका तरंग देर होता है।
तो देखिए आपको तरंग दैर्घ्य दिया गया है क्या, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 50 हर्ज आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिंपली आपका 50 और इंटू यहाँ पर आपका जो है 4 मीटर आपको दिया गया। 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है, हमें पूछा क्या जा रहा है कि 3 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर आपका 4 गुना समय होता है, तो 200 और गुना आपका 3 हो जाएगा, तो 2 तिया कितना हो जाएगा आपका 600। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है। प्रश्न में हमारा देखिए कहा जा रहा है कि यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान में डैश होगा। भारी द्रव्यमान में क्या होगा, तो अधिक संवेग होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि P बराबर आपका फॉर्मूला होता है mv, द्रव्यमान जितना अधिक होगा मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ से अगर आपको ये पूछा जाता है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो kg मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो क्या हो जाएगा, बंदूक से ज़्यादा होगा, क्योंकि बंदूक का जो जड़त्व होता है ये कम होता है और जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा और वो कम जो है आपका डिस्प्लेसमेंट होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है, इनमें से कौन गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए द्रव्यमान कभी भी जो है इसको प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है। तो ये होता है कि इसके अंदर का फिलामेंट या तार गर्म हो जाता है और चमक उठता है। ये सभी नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स दिया गया है कि यदि प्रतिरोध आधा हो जाता है तो धारा का मान क्या होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग कि ये क्या होता है आपका, तो दोगुनी हो जाता है। जैसे ही आप प्रतिरोध को आधा करेंगे तो धारा का जो मान है ये आपको दोगुना हो जाता है, इसको डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे। अगला में दिया गया है कि यदि अनुप्रस्थ दिया गया है कि सॉरी यहाँ पर देखिए गलत पढ़ दिया मैंने। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि अनुप्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गति की दिशा एक दूसरे से लंबवत होती है तो आप सभी लोगों को बताना है क्या होता है। तो देखिए इसमें जो है किसी प्रकार का कार्य नहीं होता, क्योंकि फिजिक्स का मानना है कि जब तक डिस्प्लेसमेंट ना हो, विस्थापन ना हो, तब तक कार्य आपके नहीं माने जाएंगे। तो हमारा देखिए प्रश्न में दिया गया था कि जो है एक दूसरे के लंबवत हो। सपोज दैट कि यहाँ से कोई वस्तु को आप सीधा उठाते हैं तो पूछा जा रहा है कार्य क्या होगा। देखिए कार्य का फॉर्मूला होता है एफ एस आपका कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से वस्तु को उठाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा और कॉस थीटा के जगह पर 90 रखेंगे तो कॉस 90 का मान आपका 0 होता है, जो कि इस पूरे को 0 कर देगा तो किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। तो ये हमेशा आपका मिट्टी दिया रहता है और ऑप्शन जो है आपका बी में ही आपका दिया रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो विचलन कोण के बारे में आप सभी लोगों को बताना है किसका जो है सबसे कम होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लाल। लाल रंग का विचलन कोण सबसे जो है आपका कम होता है। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला में दिया गया है हवा में चांदी के बर्तन का काला हो जाना। ये आप जो है बोलेंगे इसको रासायनिक परिवर्तन, चूंकि काला हो जाता है तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आपका आएगा और हमें यहाँ पर बताना है कि भौतिक परिवर्तन कौन है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना फ्रेंड्स आपका रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूध से दही का बनना ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। पानी में चीनी का घुलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पुनः इसे जो है आसवन विधि से जो है या फिर वाष्पन विधि से चीनी को अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया गया है कि किसी चुंबक का हुआ भाग जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है डैश कहलाता है। तो देखिए किसी भी चुंबक में एक आपका नॉर्थ होता है और एक आपका साउथ होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये कहाँ से निकलती है ये हमें सबसे पहले समझना चाहिए। तो ये आपका निकलता है उत्तरी ध्रुव से, यानी कि आपके नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर एंटर करता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा धनायन है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमोनियम जो आपके होते हैं ये आपके धनायन होता है, जो कि आपका NH आपका 4+ आपका होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका
सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अम्लीय है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका जो है इसमें अगर देखा जाए तो आपको टमाटर दिया गया है, ये अम्लीय है। नींबू का रस का पीएच मान दिया गया है, अम्लीय है। और नारंगी आपका दिया गया, ये सभी आपको उपर्युक्त में से सभी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इन सभी का जो पीएच मान होता है ये आपके 7 से कम होते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिएगा, तो यहाँ पर आपको दिया गया है निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर समान दिया गया है कि समान ही बना रहता है। आवर्त सारणी में अगर देखिए नीचे की ओर जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसका जो आपका निगेटिविटी होता है ये आपका बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर समान रहता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग देखें तो इसमें आपका जो समान रहता है ये आपका जो है संयोजकता क्या होता है, समान रखता है। क्योंकि जो लेफ्ट साइड जितने भी आपका तत्व दिया जाता है इन सभी को एक समूह बना करके दिया जाता है, और जिस भी एटम में क्या होता है कि बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है, ये समान गुण को रिप्रेजेंट करता है। इन्हीं कारण से क्या है कि इन सभी को एक समान वर्ग में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो हेलोजन में क्या होते हैं कि सभी के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन्हीं कारण से क्या है कि सभी हेलोजन को वर्ग 17 के अंतर्गत आपका रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो ओकीरी गैस जैसे कि आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी जो आपके होते हैं ये आपके ओकीरी होते हैं, और ओकीरी होने के कारण से इन्हें वर्ग 18 के अंतर्गत आपका रखा गया है, जिसे शून्य समूह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि अलग अलग आपका जो है व्यवस्थित एक सिस्टमेटिक तरीका से आवर्त सारणी को प्रिपेयर किया गया है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ऊर्ध्वपातन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आपके अमोनियम क्लोराइड होता है जिसे हम लोग NH4Cl बोलते हैं। इसके अलावा एक आपका कपूर होता है, नेफ्थलीन आपका होता है, नौसादर आपके होते हैं। ये सभी जो है ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है, जो बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो आपको दिया गया है सोडियम सल्फेट आपको दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है, बाकी अमोनियम क्लोराइड करता है, नेफ्थलीन करता है, कपूर आपका करता है। डिस्कशन के साथ देखिए तो शायद से कि आपके लिए बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्लास्टिक में किया जाता है। प्लास्टिक में प्रयोग किया जाता है एथिलीन का किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4 आपका एथिलीन का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है सोल्डर जिसे हम लोग टाका कहते हैं, डैश का एक मिश्र धातु है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आपका। तो सोल्डर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से आपके जो होते हैं ये टीन और आपके शीशा मिला हुआ रहता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो सोडियम को प्राप्त नहीं किया जाता है, बाकी आप सभी देख पाएंगे कि तांबा, जस्ता और लोहा का जो है निष्कर्षण आपका किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो रेडियोधर्मिता की जो खोज किया गया था ये हेनरी बेकुलर के द्वारा, जबकि रेडियम का खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। साधारण नमक का आणविक भार लगभग कितना होता है। तो देखिए साधारण जो आपका नमक होता है इसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl कहते हैं। और इस प्रकार से अगर देखें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। एग्जैक्ट अगर इसका भार देखेंगे तो लगभग 11 दूना 22 के करीब आपका होता है, लेकिन एग्जैक्ट में अगर हम बात करेंगे तो लगभग आपका जो है 22 पॉइंट आपका लगभग 9 के करीब आप मान सकते हैं, इतना होता है। और वही क्लोरीन की अगर हम बात करेंगे तो 17 दूना 34 और एक आपका 35। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 35 हो जाएगा। इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया अभी तक कैसे निकाला जाता है। अगर विषम संख्या रहेगा तो एक को ऐड करना है, अगर सम संख्या रहेगा तो सिंपली 2 से गुना करना है। इन दोनों को आप लोग अगर ऐड करेंगे तो लगभग इसका जो आपका आंसर आ जाएगा ये आपका 58 आपका आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीज़ें ऑलरेडी आपको आना चाहिए, तो ये सभी कुछ आपको सीट प्रैक्टिस में जो है रिवील करना संभव नहीं है। अगला हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक दिया गया यहाँ पर आपका कि बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो देखिए बॉर्डर लाइन तत्व जो है आपका ये बिस्मथ नहीं है, बाकी आपके हैं। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन यहाँ पर आपका के करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में दिया गया है उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है।
तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है HIV के निदान के लिए परीक्षण है। HIV निदान के लिए परीक्षण क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन इफिशियंसी सिंड्रोम। तो साथ ही यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि HIV के निदान के लिए परीक्षण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मैप स्पीयर, ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन आपका ए जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें, देखिए साथियों इसमें आपका जो किया जाता है HIV के निदान के लिए किसका परीक्षण किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए सभी ऑप्शन को ना देख पाने के कारण से मिस हुआ। ये आपका यहाँ पर एलिसा, इसमें आपका टेस्ट किया जाता है। देखिए कई बार इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया भी है। तो देखिए यहाँ पर आपका एलिसा आपका हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एलिसा आपका होगा, और एलिसा देखिए आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है बी में आपको दिया गया एलिसा। तो एलिसा ऑप्शन बी में दिया गया, और इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है। मृत कोशिकाएं जो पाई जाती है आपका किस में पाई जाती है, तो ये आपका जो है अस्कोलन कायमा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है। कोशिका विभाजन से आपका जो है साइटोकाइनिन संबंधित है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फ्रेंड्स अगला में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि कार्बोहाइड्रेट अगर देखा जाए तो डायरेक्टली आपके माइटोकॉन्ड्रिया में इसका जो है पूर्ण पाचन पार्विक विखंडन होता है, जो ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और यहाँ पर आपको छोटी आंत दिया गया है, तो छोटी आंत आप लोग लगाइए, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहा जा रहा है कि सहजीवी संबंध दर्शाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। सहजीवी संबंध जो है लाइकेन दर्शाता है। अगला में दिया है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की आवश्यकता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, कहलाता है, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है गर्भनाल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ से देखिए आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपका शुरू होता है। तो टोटल इसमें आपका 80 क्वेश्चन आपको दिया गया था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन का लेवल जो है ठीक ठाक है। तो आप सभी लोग इसमें टोटल आपका जो है 21 आपका प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है। और वॉल्यूम 1 के अंतर्गत अगर देखेंगे आप लोग, तो वॉल्यूम 1 के अंतर्गत टोटल आपका 15 आपका प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया। तो दोनों बुक को कवर करना है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो भी सेट को आप लोग जो है लगाते हो, पूरा आपको कंटिन्यू आपको सेट को लगाना है। जितनी भी उसमें आपको सेट दिया रहता है पूरा आपको कंप्लीट जो है एंड तक आपको लगाना है, तभी बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। किसी भी बुक का 1-2 सेट लगा देने के बाद आप छोड़ देते हो, तो इसमें जो है बड़े फिर आपका ठीक ठाक आपका स्कोर जो है आपका नहीं हो पाएगा। तो कंप्लीटली किसी बुक को रिवील करते हो तो पूरा आपको कंप्लीट जो है आपको रिवील कर जा रहा है। बाकी जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।